तो ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बहुत पहले ये सुना था, लेकिन ज़िंदगी ने इस अपने पाथ में कहीं ना कहीं वो चीज़ें सिखा दी कि ज़िंदगी बड़ी एक सही करियर ऑप्शन चूज़ करने के बाद ही हो सकती है। जिस पड़ाव पे आज आप खड़े हैं, जहाँ पे आपको ये चूज़ करना है कि कौन सी सही जगह आपका करियर, कौन सी स्ट्रीम में, कौन सी जगह पे आपका जो करियर है वो अलाइन होगा, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बड़ी होगी, वो आज हम डिस्कस करने के लिए आ गए हैं इस पॉडकास्ट में। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जहाँ पे आप 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं आपके पास में ये दिमाग में क्वेश्चंस भी हैं कि हमें कौन सी ऐसी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए जहाँ पर आपका एक सही करियर बनेगा। और करियर बनने के लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको साइंस लेना है, आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना है या आपको कॉमर्स लेना है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। तो वही इंटरेस्ट के बारे में आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में हमारे गेस्ट हैं संदेश सावंत सर, जो कि पिछले 15 साल से स्टूडेंट काउंसलर हैं, जो सर्टिफाइड काउंसलर है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, एंड मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को वो ये काउंसल कर चुके हैं, एक सही करियर गाइडेंस दे चुके हैं। सो वेलकम संदेश सर ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू। तो संदेश सर, बहुत सी चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हमें अपना करियर चूज़ करना है। उस करियर में अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने हैं वो 10th के बाद साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, जो वो चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन काबिलियत कहाँ सही जगह पे वो अपनी दे पाएंगे, वो समझ पाना थोड़ा उनके लिए इस एज में डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे बच्चों के लिए पहली एडवाइस आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए कि उन्हें इन तीनों में से कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, साइंस में, कॉमर्स में या ह्यूमैनिटीज़ में? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन सा उनके लिए सही है, ये वो कैसे जज करें? सर, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बिकॉज इन लास्ट 15 ईयर्स में मैंने जितने भी काउंसलिंग ली है, पेरेंट्स साथ में होते हैं, तो हमेशा ये मैंने देखा है कि पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, या यू कैन से प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर डालने से बेटर यू कैन टॉक विथ स्टूडेंट फर्स्ट। मतलब मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अगर काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स भी आते हैं कि मेरे बच्चे को साइंस लेके इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करनी है, तो मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ कमिंग सिंगल, यू कैन कम टुगेदर विद दैट स्टूडेंट, ताकि मैं बच्चों के साथ वो इंटरेक्शन कर सकूँ और ये जान सकूँ कि एक्चुअल स्टूडेंट को क्या करना है। सो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि चूजिंग अ फील्ड और चूजिंग अ स्ट्रीम कि कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है, वो डिपेंड करता है उसके इंटरेस्ट के ऊपर। बिकॉज बहुत बार मैं देखता हूँ कि बच्चे को इंटरेस्ट है ड्राइंग में, बट पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि अरे ड्राइंग से क्या होने वाला है, वो तो आर्ट्स में जाएगा, आर्ट्स में आज की तारीख में कुछ वैल्यू नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग अगर आप देख रहे हो तो उसका अलग तरीके से आपको उसको ही साइंस के फील्ड में डालोगे तो आप आर्किटेक्चर वाला पार्ट में जा सकते हो, प्लानिंग के डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। क्योंकि डिजाइनिंग में इट इज़ नॉट ओनली ड्राइंग कि आपने कोई फॉर्म ऑफ डिजाइन कर लिया, इट इज़ अ डिफरेंट वे, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में भी बहुत यूज होता है उसका। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इंटरेस्ट होना। मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि बच्चे बोलते हैं कि मुझे कॉमर्स में जाना है। 10th तक मतलब हमारी जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें 10th तक कोई भी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। सही बात है। अगर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, हाँ ठीक है इकोनॉमिक्स है, बट अकाउंटेंसी जैसे पार्ट जो है, वो बैंकिंग सेक्टर वाला जो पार्ट है वो नहीं है। बट स्टिल उनका कहना ये होता है कि मुझे कॉमर्स जाना है करके, क्योंकि वो इजी ऑप्शन है उनके हाँ लिए। इजी कहने से बेटर उनको पता नहीं, क्योंकि साइंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो लगता है कि साइंस हार्ड है और कॉमर्स इजी है, ये एक ट्रेंड है जो उनके दिमाग में है। जबकि उनको पता भी नहीं है कि कॉमर्स में क्या है। ठीक है, कि तुम ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो, उसमें अकाउंटिंग के बारे में सोच रहे हो, इकोनॉमिक, जबकि बच्चों को 10th तक इकोनॉमिक सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और वो कॉमर्स लेना चाहता है। तो ये सोचना भी, मतलब इसके बारे में भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चूजिंग दैट फील्ड, फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि मुझे इंटरेस्ट
किस चीज़ में है। तो जैसे अब आपने साइंस और कॉमर्स के बारे में, दोनों चीज़ के बारे में बोला, तो कॉमर्स, जैसे मैंने आपको अभी बीच में बोला है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जानबूझ के वो लेना चाहते हैं क्योंकि उनको ये एक दिमाग में एक फोबिया है कि साइंस हार्ड है, हमें वो नहीं करना है, कॉमर्स थोड़ा सा इजी है, तो इसलिए हम ले लेंगे विदाउट सीइंग कि उसका क्या आगे फ्यूचर है या अपॉर्चुनिटीज। क्या इंटरेस्ट है उनका उस फील्ड में है भी है। कई बार ऐसा होता है कि मॉम डैड कोई भी उस इंडस्ट्री से नहीं है, जैसे इनफैक्ट बच्चे कुछ साइंस ले लेते हैं जिनके मॉम डैड शायद बैंकिंग सेक्टर में रहे हैं, तो दे नो कि फैमिली से उन्हें कोई भी इस डायरेक्शन में सपोर्ट नहीं मिलने वाला, आगे चल के कोई गाइडेंस नहीं मिलने वाली, बट दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन साइंस बिकॉज दे फील कि वहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जैसे वह है, पेरेंटल गाइडेंस कितना इम्पॉर्टेंट है टू गाइड देयर वार्ड इनटू अ पर्टिकुलर करियर ऑप्शन? नो डाउट पेरेंट्स का रोल भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सम टाइम जब बच्चे पेरेंट्स से फर्स्ट इंटरेक्शन जो होता है बच्चों का पेरेंट्स से ही होता है, बिकॉज वो उनको देखते ही बड़े हुए होते हैं, ठीक है। तब जब बात आती है करियर की, तो पेरेंट्स का भी उतना इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लो। मतलब नाउअडेज यू कैन सी गूगल पे आप, या चैट जीपीटी अभी तो नया आया है, तो आप उसमें कुछ भी डालो, जस्ट एक वर्ड डालोगे आपको उसके बारे में पूरी कुंडली मिल जाती है। सो पेरेंट का भी वो रोल इम्पोर्टेंट है कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो। अदरवाइज लाइक अस, जो हम जैसे काउंसिलर है, आप उनको आके मिलो कि बच्चे का इंटरेस्ट इस तरीके से है, तो मैं स्ट्रीम कौन सी चूज कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि साइंस ही लो मैं बोलूँगा, या कॉमर्स मत लो, या आर्ट्स ही ले लो। सी डिपेंड्स करता है कि बच्चे का स्किल भी क्या है। ये नहीं है बात कि कॉमर्स में अपॉर्चुनिटी नहीं है, हाँ, बट नो डाउट साइंस में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। नाउअडेज आप देख सकते हो कि आर इंडस्ट्री, आर अभी जितना भी वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है वो टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा। अगर हमने पिछले 4-5 साल पहले भी अगर देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद स्किल इंडिया के नाम से प्रमोशन चालू किया था। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट स्किल। सो आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसमें बेसिकली एक अच्छा स्किल होना ज़रूरी है। कमिंग टू दी स्ट्रीम वाइज, क्योंकि अगर मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँगा कि महाराष्ट्र की या इंडिया की ही, कि हमें पता है कि आर्ट्स की बात करेंगे तो वो दिमाग में आता है ड्राइंग, कॉमर्स की बात करेंगे तो सीए, ठीक है। साइंस में तो नो डाउट इंजीनियरिंग और मेडिकल इस तरीके से ही सोचते हैं, बट इसके बियॉन्ड भी है स्ट्रीम। मतलब इस स्ट्रीम में ही देयर इज अ सब स्ट्रीम्स, कि अगर मैं कॉमर्स की बात करूंगा तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव है, मास मीडिया है, बिजनेस एनालिटिक्स है। तो ये कॉमर्स की भी फील्ड है, नॉट ओनली सीए। क्योंकि क्या है, कॉमर्स अगर सोचेंगे तो बच्चों को लगता है अरे नहीं सीए सीए, कितने परसेंट सीए बनते हैं। सो दिस रेशियो अगर आप देखोगे, या पासिंग रेशियो भी अगर मैं बात करूंगा तो वो बहुत कम है, ठीक है। कमिंग टू दी आर्ट्स, यस, लेस देन 1% है उसमें। कमिंग टू दी आर्ट्स के लिए अगर मैं बात करूंगा कि जैसे उनके दिमाग में आता है कि ड्राइंग वाला पार्ट, नो, इट इज नॉट ओनली ड्राइंग। आप डीएड कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, लाइब्रेरी साइंस कर सकते हो, जर्नलिज्म में जा सकते हो। बट वही जैसे मैंने पहले बात बताया था कि आपका इंटरेस्ट, जर्नलिज्म के लिए भी आपको उस तरीके का इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आप 10 अलग अलग लोगों के साथ जाके बात कर सकते हो क्या। क्योंकि आपको उस तरीके का फोबिया है कि आप 4 लोगों से ज्यादा लोग आपके बाजू में जमा हो जाएंगे तो आप डर जाओगे, यू नेवर नो। तो अगर वो इंटरेस्ट है, आप डिबेट कर सकते हो। नाउअडेज जर्नलिज्म मतलब डिबेट ही हो गया है। आपने देखा ही होगा कि खिड़कियों में बैठ हाँ, हर चीज, तो वो डिबेट के वक्त आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को टैकल करते हो, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्ट यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आपको जर्नलिज्म में भी जाना है तो आपको समझना पड़ेगा उनके क्वेश्चन। समझ, आप तो क्वेश्चन दे रहे हो, बट जब सामने वाला भी आपको क्वेश्चन देता है या आंसर देता है तो आपको वो समझना चाहिए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। कमिंग टू दी साइंस, साइंस में भी मेजरली पेरेंट्स के दिमाग में यही होता है कि इंजीनियर या डॉक्टर। बट अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर देयर आर अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो। जैसे अगर इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर मुझे मेन से एडवांस
स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम होती है, जेई मेंस एंड एडवांस। जैसे मेंस आप क्लियर करते हो, टॉप 2,50,000 स्टूडेंट में आते हो, सो यू आर एलिजिबल टू राइट एडवांस, जो कि आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम है मेजरली। तो अगर मेरे बच्चे का मेंस और एडवांस में नहीं हुआ, आईआईटी तो दूर की बात है, मेंस में नहीं हुआ, तो फिर क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महाराष्ट्र की ऐसी सिचुएशन है कि नंबर ऑफ सीट्स आर मोर एंड कैंडिडेट आर लेस। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूंगा, Yes. अगर यही बात मैं मेडिकल के लिए करूंगा, तो मेडिकल में नंबर ऑफ सीट्स जो है वो लेस है और कैंडिडेट ज्यादा है। मतलब देर आर हार्डली, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर मैं सीट्स बताऊंगा तो हार्डली 3,000 सीट्स है, जबकि 1.5 लाख बच्चे नीट की एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं। ठीक है, तो कमिंग टू अगेन इंजीनियरिंग के लिए बात करूंगा, तो पेरेंट्स जब ये बोलते हैं तो इंजीनियर तो कोई भी बन सकता है, यहाँ पर महाराष्ट्र में इंजीनियर कोई भी बन सकता है, बट अगर आप अच्छे कॉलेज से इंजीनियर करते हो देन देयर इज अ वैल्यू। जैसे अगर आप आईआईटी से करते हो, एनआईटी से करते हो, मैं पेरेंट को भी यही बोलता हूँ कि बहुत बार आपने सुना होगा कि इंजीनियर है बट जॉब नहीं। क्यों होता है? तो पेरेंट्स का, अरे तो आपने तो कहा कि सीट्स तो है, बोला हाँ तो इंजीनियर है, तो अरे फिर पेरेंट्स बोलते अरे सर तो फिर इसका मतलब इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए, राइट? इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंजीनियरिंग किस कॉलेज से आप कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप उसी बच्चे को, जिसको आप बोल रहे हो कि इंजीनियर करने के बावजूद जॉब नहीं है, आप उसको पूछो कि क्या उसने इंजीनियरिंग आईआईटी से की है, एनआईटी से की है, बिट्स पिलानी से की है, या महाराष्ट्र के किसी भी टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज से की है, तो उसका आंसर नो होगा। तो यही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको उस इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाना है तो फर्स्ट लेवल ऑफ जो एग्जाम है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसको अच्छे से क्रैक करो। चलो मान लो वो भी नहीं कर रहा है या नहीं, इंजीनियरिंग में ही नहीं जाना है, ठीक है, देन देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। तो सिर्फ इंजीनियरिंग को लेके आप मत बैठो, पीसीएम सब्जेक्ट को लेके आप उसमें लाइफ साइंस के लिए जा सकते हो, फिजिकल साइंस के लिए जा सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस के लिए जा सकते हो। स्पेसिफिकली नाउअडेज एनवायरमेंट रिलेटेड इतने इश्यूज हो रहे हैं और इनको बहुत अपॉर्चुनिटी है। पीपल आर नॉट हैविंग आइडिया अबाउट कि किस तरीके से जाना है। एनवायरमेंटल साइंस में अगर आप देखोगे तो जितने भी एटमॉस्फेयर चेंजेस जो हो रहे हैं उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। देयर आर स्ट्रीम्स, मतलब इस तरीके से आप जा सकते हो। लाइफ साइंस के लिए अगर मैं बात करूंगा, बायोलॉजिस्ट आप बन सकते हो। इवन डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ यस यस, सो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब एनवायरमेंटल के साथ साथ बायोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हो। मरीन बायोलॉजिस्ट का है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का पार्ट आ जाता है। इवन नाउअडेज हेरिडेटरी के लिए भी वर्क होता है, जेनेटिस्ट जिसको कहते हैं। तो इसके अलावा फिजिक्स वाला, मतलब फिजिक्स रिलेटेड साइंस भी है, ठीक है, जिसमें एस्ट्रोफिजिक्स वाला पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये सारे भी फील्ड इसमें है। सो नॉट ओनली कि अरे इंजीनियरिंग का ही ये करना है, देयर आर अदर स्ट्रीम्स टू। लाइक इवन प्योर साइंसेज में जैसे बीएससी एमएससी लोग करते हैं, उसके लिए इवन आईआईटीज एंड एनआईटीज, दीज कॉलेजेस आर आल्सो ऑफरिंग कोर्सेज ऑफ एमएससी। यस, आईआईटी बॉम्बे, जैसे आईआईटी बॉम्बे दिल्ली जो है वो एमएससी के लिए ऑफर करते हैं ऑब्वियसली। तो इन कॉलेजेस में जाने के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि अगेन देयर इज ओनली वन ऑप्शन कि भाई जेई नहीं हुआ तो इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वी नो देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर अदर एग्जाम कॉल्ड जैम। तो जैम के थ्रू आप आईआईटी में जा सकते हो। इवन नाउ, जैसे पहले होता था कि आर्ट्स लेके, मैंने कहा कि बीएड डीएड करना है तो टीचिंग लाइन में जाना है। नाउअडेज यू कैन सी कि आईआईटी बॉम्बे में, मतलब एमएससी करके आईआईटी बॉम्बे में जाने के बाद बच्चे टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं। yes. तो दैट इज ऑल्सो अ बूमिंग इंडस्ट्री टीचिंग का। दैट्स द रीजन आप देखो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी टीचर्स जो है वो आ रहे हैं ना आईआईटी एनआईटी से पढ़ के। मतलब इट इज नॉट ओनली कि टेक्नोलॉजी के लिए जा रहे हो, अगर आपकी फील्ड या आपका इंटरेस्ट टीचिंग में भी है तो यू कैन गो इनटू दिस कॉलेजेस, डिग्री मिलती है आपको और गो विथ एजुकेशनल इंडस्ट्री। हाँ, in fact the most important part is again, जैसे आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन से एक चीज़ समझ में आती है कि
अगर हम एक अच्छे कॉलेज के अंदर हैं, इफ़ वी आर इनटू IIT इन NITs और मे बी बिट्स, these kind of prestigious colleges, तो यहाँ से अगर आप पास आउट हो तो आप ऐसा मैं ये नहीं कहता कि देर इज़ अ गारंटी ऑफ गेटिंग अ जॉब, बट देर इज़ अ गारंटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ, बिकॉज these colleges will make you meet the same intellect people जिनका माइंडसेट सेम है, जो एक ऐसी जर्नी करके आए हैं, उन्होंने वो 2 साल मेहनत की है, उन्होंने वो 2 साल पूरा स्ट्रगल देखा है और उसके बाद वो इन कॉलेजेस के अंदर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल हैव सम क्वालिटी, और वो क्वालिटी इन्हेंस ही होगी एक तरह के लोगों के साथ में. सो ऑफ कोर्स ऐसे कॉलेजेस से पास आउट होना, ऐसे कॉलेजेस से ग्रेजुएट होके आगे निकलना विल ऑब्वियसली गेट यू सक्सेस इन योर लाइफ. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि लाइफ बड़ी होनी चाहिए, तो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ से वो लाइफ बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है. क्योंकि आपके सपने तो बहुत होते हैं कि आपको 4 BHK घर चाहिए, आपकी वेकेशंस सिंगापुर और मैं यहाँ जाऊँगा, मुझे गाड़ी चाहिए तो बेंटले में से निकलूँगा. तो सपने अगर बड़े हैं तो आई थिंक अचीव करने के लिए वो जो मेहनत वाले जो पल हैं, वो आई थिंक इन 2 years में किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में, जैसे आपने बोला कि चाहे वो आप साइंस ले रहे हो, चाहे कॉमर्स ले रहे हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हो, तो अगर आपने सही तरीके से मेहनत की है अपनी फील्ड के अंदर तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे. जैसे अगेन इसमें मैं थोड़ा सा इसको बोलूँगा कि साइंस लेने के बाद भी कुछ बच्चे हैं जो IITs NITs इनमें नहीं जाते, बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल. There are students who goes to IITs and NITs but they are still not successful. So that depends upon how much मेहनत you have done throughout those 2 years. आपने कॉमर्स सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो आसान है ताकि आप घूम सको फिर सको, तो उससे कुछ नहीं होने वाला. तो यही चीज़ अगर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूँ अपनी कॉन्वर्सेशन में आगे, कि कुछ बच्चे, अगर कुछ लोग हैं जो साइंस लेना चाहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस बेसिकली मोर बिकॉज इवेंचुअली देर आर मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वांट टू गो फॉर साइंसेस. सो देर आर स्टूडेंट्स हु वांट टू गो फॉर PCM, देर आर स्टूडेंट्स हु वांट टू गो फॉर PCB, देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु ऑल्सो want to go that road ki okay, I want to take PCMB just because I want to have another option with me कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा. They wanted to take both the option. both the options. तो क्या वो सही है, क्या वो डिसीजन लेना सही है PCMB? अगर वो लेना है तो इस प्रोफेशनल कोर्स, मैं हमेशा बच्चों को वही बोलता हूँ कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है. PCB PCM इसीलिए उन्हें डिवाइड किया गया क्योंकि वो जो 10th लेवल तक की पढ़ाई की गई है वो 11th 12th में एक अलग स्केल पे जाने वाली है. तो आपको समय चाहिए खुद को देने के लिए. तो ऐसे में एक एडिशनल सब्जेक्ट का जो शायद आपकी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, उसको एडिशनल अपने साथ में लेके चलना कितना सही है या कितना गलत है? So, इसमें सर सही गलत की बात नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कि 4 सब्जेक्ट आप ले रहे हो, ठीक है. इट्स अप टू यू कि आप उस सब्जेक्ट को किस तरीके से ले सकते हो. जनरली मैं अवॉइड करता हूँ बच्चों को कि या तो PCM लो या तो PCB लो. इसमें भी सेग्रीगेशन किस तरीके से होता है, अगर आप देखोगे 80% स्टूडेंट जिन्होंने बायो लिया है या जिनको नीट के लिए जाना है, नीट की प्रिपरेशन करनी है, वो PCB इसलिए लेते हैं बिकॉज उनका मैथ्स वीक है, ठीक है. और यही अगर बात आप PCM के लिए देखोगे तो मैंने ये ऑब्जर्व किया इतने सालों में कि PCM लेने वाले जितने भी बच्चे हैं ना, उनका रीडिंग हैबिट जो है ना वो बहुत खराब है. उनका सॉल्विंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, विच इज गुड फॉर मैथ्स क्योंकि वो सेम चीज आपको फिजिक्स में हेल्प करेगी. बट जिनका मैथ्स वीक है और बिकॉज मैथ्स वीक होने के वजह से बायो लिया है, वो ये नहीं समझते हैं कि फिजिक्स भी वहां पर है, तो फिजिक्स में भी मैथ्स है. तो ऐसे बच्चों को ही डिफिकल्ट जाता है नीट का एंट्रेंस एग्जाम. बट जिनका थॉट क्लियर है या उनको पता है कि नहीं मुझे नीट ही करना है, ठीक है, इट इज नॉट अबाउट कि मैथ्स वीक है, बट देयर आर फ्यू
मतलब आप 20% स्टूडेंट बोल सकते हो जिनका क्लियर विजन है कि मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस जो भी मेडिकल रिलेटेड फील्ड है उसमें जाना है, ठीक है, तो पीसीबी लेके जाते हैं। रहा सवाल पीसीएमबी का, बिकॉज इट इज लाइक कि दो नाव में सवार होना, क्योंकि पेरेंट का ज्यादातर इसमें फोर्स होता है कि नहीं अगर मेडिकल में नहीं हुआ तो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट उनके लिए यूजफुल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें वो जा सकता है। अरे पर उसमें जाने के लिए आप एडिशनल बर्डन उस सब्जेक्ट का भी तो दे रहे हो, क्या उसमें बच्चे में वो कैपेसिटी है कि पीसीएम, क्योंकि ऑलरेडी पी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो 2 साल का एंटायर सिलेबस है उसके ऊपर आपको एग्जाम लिखनी है, मान लो जेई का पीसीएम के ऊपर या नीट का पीसीबी के ऊपर, तो वो पीसीएम के साथ साथ अगर आप उसको बायो दे रहे हो एडिशनल सब्जेक्ट तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, डिपेंड्स, जैसे मैंने कहा डिपेंड्स कि अगर स्टूडेंट उसको हैंडल कर सकता है देन ओनली गो हेड। बट 100 में से 3 या 4 ही बच्चे ऐसे होते हैं वो चूज करते हैं पीसीएम। तो इसी से मैं अगर आपको ये पूछना चाहूँ कि क्योंकि पेरेंट्स भी, जैसे हमने पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, सुन लिया, हमने स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लिया, हमने ये भी समझ लिया कि कहीं ना कहीं पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी अगर लेते हैं तो क्या डिफरेंसेस हैं। डेफिनेटली उसमें बड़ा अच्छा एक पॉइंट था कि 2 नाव में अगर कोई सवार होगा तो डूबता ही है, क्योंकि इतने लोग उस कोर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो हार्ड एवरी डे होता ही जा रहा है। और उसके अंदर अगर आप एक जगह पे फोकस नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों में ही पीछे रह जाओगे। ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें फोकस नहीं हो रहा है ना कि मुझे जेई देना है या नीट देना है, मुझे जेई भी देना है और नीट भी देना है, तो वो कंसंट्रेशन नहीं होता। तो कहाँ आप 18 लाख बच्चों में देख रहे हो लेट से, और कहाँ आप वो डबल कर रहे हो, यानी कि 40 लाख बच्चों के बीच में वो चीज़ देख रहे हो कि अरे मुझे इसमें से अब क्वालिफाई करना। तो कंपटीशन आपका 40 लाख लोगों के साथ एग्जैक्टली। तो एक तरीके से आप बच्चे के दिमाग में ये डाल रहे हो कि आप 18 लाख नहीं 40 लाख लोगों के साथ आपका कंपटीशन है और उसमें से तुझे टॉप 100 में आना है, तो दैट गेट्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू कोप इन द नेक्स्ट 2 years। बट एट द सेम टाइम सर, क्या ये ये समय क्या वो सही है ये चूज़ करने के लिए कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, या दैट लेड बैक एटीट्यूड इज़ फाइन विद इट कि ठीक है एग्ज़ाम के बाद देखते हैं? ये मैंने ऑब्जर्व किया है स्पेसिफिकली मुंबई में या नवी मुंबई ठाणे आप बोलो, बिकॉज आई वर्क इन पुणे ऑल्सो। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेजरली पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि बोर्ड के एग्जाम हो जाने दो फिर मैं डिसाइड करूँ, या फिर रिजल्ट आने दो फिर मैं डिसाइड करूंगा बच्चे को क्या करना है करके। इंस्टेड ऑफ दैट आई ऑलवेज सजेस्ट टू दी पेरेंट्स कि यू कैन स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम अ सेमिस्टर से, क्योंकि सेमिस्टर में हाफ ऑफ द सिलेबस आपका हो गया है, आपका बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो भी आपको पता चल गया है। इफ यू आर वेटिंग टिल कि प्रीलिम हो जाने दो, फाइनल बोर्ड एग्जाम हो जाने दो, ठीक है, तब तक ऑलरेडी आप देखोगे 40% स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया है क्या करना है एंड दे ऑलरेडी हैव टेकन दैट डिसीजन, ठीक है। सो यू आर लेट। जब आप अक्टूबर नवंबर में ये डिसीजन ले लेते हो तो आपको पता होता है या बच्चे को पता होता है कि एग्जाम होने के बाद मुझे ये करना है, वॉट एवर इट इज, कि आप आर्ट्स में जाओ, कॉमर्स में जाओ, साइंस या जेई नीट के लिए तो स्पेसिफिकली मैं यही बोलता हूँ कि टेक डिसीजन अर्ली, ताकि क्योंकि आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे बोर्ड की एग्जाम के बाद मैं सोचूंगा, विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 10 days बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही 10 दिन के बाद तुरंत प्रिपरेशन कोचिंग की स्टार्ट हो जाती है। या फिर अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं तो रिजल्ट के बाद डिसाइड करूंगा कि कितने परसेंटेज आए हैं उसको, और उसके ऊपर मैं सोचूंगा या मैं डिसीजन ले लूंगा कि उसको साइंस करना है या वॉट एवर इट इज की क्या है जो करना है, सब स्ट्रीम लेना है। तब तक आप देखो रिजल्ट आता है जून, ठीक है, अप्रैल से जून तक, अप्रैल मई जून 3 महीने तो ऑलरेडी आप पीछे हो कोचिंग की, अगर मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तब तक बाकी के जो जिन्होंने ऑलरेडी जो 40-50% बच्चों ने ऑलरेडी अक्टूबर में डिसीजन लिया था या फिर इन बिटवीन जनवरी फरवरी में डिसीजन लिया था, वो तो आपके आगे है।
आप नो डाउट जून की भी बैच होती है, बट जो अप्रैल में स्टार्ट होता है आप 3 महीने पहले उसके प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए, बिकॉज बहुत सारे मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि पेरेंट्स बोलते हैं अरे परसेंटेज ही पता नहीं है तो कैसे ये करेंगे, बट उसका विजन ही क्लियर नहीं है। इसका मतलब आई हैव सीन, मतलब ऐसे तो बहुत सारे स्टोरीज है, बट आई हैव सीन स्पेसिफिकली, अगर मैं बताना चाहूंगा कि जब पेरेंट्स बात करते हैं कि परसेंटेज के ऊपर डिसाइड होगा, एक बच्चा था 55% उसको 10th में मिले थे, पेरेंट्स ने लेके आया था मेरे पास कि सर ये देखो इसको 55% मिले हैं, इसको साइंस करना है। हमने तो कहा कि कॉमर्स में भी उसको एडमिशन नहीं मिलेगा 55%। हाँ, ये स्टीरियोटाइप है हाँ। कि ज़्यादा मार्क्स आया तो साइंस मिलेगा, अगर नहीं तो भाई बट कॉमर्स ले ये लो। सोच ही है पेरेंट्स की कि नहीं 80 एंड अबव आया है तो ही साइंस ले, 60 है तो कॉमर्स ले, और उससे भी नीचे है तो इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसे नहीं कर सकते आप, या ये नहीं सोच सकते कि यही है करके। सर वो बच्चा, मतलब मुझे भी लगा यार 10th में कम ही परसेंट आए, मतलब 55 इज नॉट अ गुड नंबर, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि अरे पास हुआ है मतलब उसने कुछ तो मेहनत की है। तो वो बच्चा बोला मुझे सर आई डोंट नो 10th में क्या किया मैंने, या मैंने नहीं पढ़ाई की होगी, पर मुझे साइंस करना है सर, मुझे इंजीनियरिंग करना है। मैंने सोचा है, मैं क्योंकि मैं बचपन से ऐसे चीजें करते आ रहा हूँ, मतलब सर्च करते रहता हूँ ये सब। बोला अरे यार बट मॉम डैड भी बोल रहे हैं तू 10th तक नहीं कुछ किया तो आगे क्या करेगा। तो बोला नहीं सर आप मुझे एक चांस दो। तो पेरेंट्स को मैंने बोला कि सर देखो ये बोल तो रहा है बच्चा, तो अगर आप उसको मौका दोगे, नहीं तो वैसे भी आप नहीं बोलोगे तो आप जिस स्ट्रीम के लिए डालोगे वो वहां पर तो नहीं पढ़ने वाला है, बट अगर उसको करना है तो करने दीजिए। बोले सर आपको लगता है? बोले मुझे लगने से कुछ नहीं होगा। मैं ऑलवेज कहता हूं कि कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। तो वो बच्चे ने वो प्रूफ करके दिखाया। 11th-12th 2 साल में उसने जो मेहनत की है ना सर, आज वो 3rd ईयर में है आईआईटी मद्रास में। तो आप सोचो कि 55% वाला बच्चा आईआईटी तक पहुंच सकता है। इवन उसके अगेंस्ट, मतलब अगर मैं अपोजिट साइड बताऊंगा, मैंने ये भी देखा है कि 95% निकालने वाला बच्चा 10th में आईआईटी क्या एनआईटी सीईटी भी नहीं क्रैक कर पाया, बिकॉज उसका इंटरेस्ट नहीं था। आप फोर्सफुली उसको नहीं डाल सकते हो। पेरेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि आप फोर्स मत करो, बच्चों को पूछो उसका इंटरेस्ट क्या है। या मैं 1-to-1 उनके साथ इसीलिए कन्वर्सेशन रखता हूँ। सम टाइम मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ प्लीज आप बाहर बैठिए, मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूंगा। वो उसका जो भी आउटपुट निकलेगा या जो भी कन्वर्सेशन होगा उसका मैं कंक्लूजन आपको बता दूंगा, बट फोर्सफुली आप बिल्कुल मत डालो। सो यही है कि डिसीजन राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट। तो कुछ एक लास्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 10th के बाद या पेरेंटल, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आज से 20 साल 25 साल पहले या 30 साल पहले डिप्लोमा बहुत बूम कर रहा था, यू नो, और वही एक थॉट है या वो एक सोच है जो पेरेंट्स के दिमाग में आ गया कि हाँ ये तो नहीं होने वाला, ये जाने दे, कौन करेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, यार ये वो, तो बेटर है कि भाई तू डिप्लोमा कर ले, कोई कॉलेज तो मिल जाएगा। सो 20 ईयर्स लेटर टुडे जहाँ हम बैठे हैं, और अब से लगभग 6 साल बाद, क्या डिप्लोमा का वो वैल्यू रहेगा जो एक डिग्री दे सकता है? सर डिप्लोमा का वैल्यू अगर मैं बात करूंगा ना, कैसे होता है, जैसे आपने खुद ही बताया कि 20 साल पहले जो डिप्लोमा की वैल्यू थी, नो डाउट तभी थी, बिकॉज तभी इतना, मतलब अगर आप देखोगे 12th पास वाले को भी गवर्नमेंट जॉब मिलती थी। अभी आप मुझे बताओ ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी जॉब मिल रहा है? नहीं, आपको उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लिखनी पड़ रही है। वो तो कोई भी फील्ड हो, आप गवर्नमेंट की बैंकिंग सेक्टर ले लो, रेलवेज ले लो, कोई जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हो उसके लिए वही है। तो अगर आप डिप्लोमा की बात करेंगे, पहली चीज तो ये आती है कि जॉब अपॉर्चुनिटी, बिकॉज नाउअडेज कोई भी कंपनी किसी को हायर करती है तो वो वही देखती है कि डिग्री, नॉट अ डिप्लोमा। पेरेंट्स की ये सोच होती है नहीं डिप्लोमा करने के बाद तो मैं उसको डिग्री तो करवाऊंगा ही, तो वो तो सेम ही हो जाता है। बट जब आप डिग्री के लिए जाओगे तो आपको कॉलेज कौन सा मिलने वाला है? आईआईटी मिलेगा? एनआईटी मिलेगा?
Not at all. इवन दो अगर आप स्टेट, अगर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र के विजेटीआई कॉलेज है, तो क्या विजेटीआई कॉलेज में नो डाउट वहां पर भी डिप्लोमा है, बट डिग्री के लिए उतनी सीट्स अवेलेबल है, तो आपको उसमें भी 80% एंड अबव कंसिस्टेंसी, जो मैंने कहा कंसिस्टेंसी रिजल्ट दिखाना है, तो वो करने के बाद आपको क्या डिग्री की उसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में सीट मिलेगी। एंड कमिंग टू दी डिप्लोमा, ओनली डिप्लोमा आप करोगे तो कंपैरिजन जो डिप्लोमा का है और डिग्री का है, सैलरी पैकेज में ये इतना अगर गैप है तो वो सैलरी पैकेज में बहुत बड़ा गैप। इट्स समथिंग लाइक जैसे आईआईटी और नॉर्मल कॉलेज, कंपनी सेम है जो वहाँ आ रही है, लेकिन आईआईटी में वही 1 करोड़ का पैकेज देके जा रही है और एक नॉर्मल कॉलेज में वही 20 लाख 25 लाख मैक्स उनका बजट। इवन जैसे होता ही है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो आती है, मतलब इंडिया में ऐसे होता है कि मान लो सॉफ्टवेयर कंपनी कोई है या गूगल का ही मैं एग्जांपल देता हूँ। गूगल कंपनी क्या करती है कि जब उनको 100 लोगों को रिक्रूट करना होता है इंडिया में से, तो वो 30 बच्चे आईआईटी से उठाते हैं, 30 बच्चे वो एनआईटी बिट्स या यहाँ से उठाते, रिमेनिंग 30 से 40 वो सेकेंड टीयर कॉलेजेस जो है ना, जो हर एक स्टेट के जितने भी रीजनल कॉलेजेस है वहां से उठाते। क्यों? क्योंकि आप देखोगे आईआईटी वाला बना काम एक ही फ्लोर पे सेम करेंगे, आईआईटी वाले बंदे को अगर वो 40 लाख का पैकेज दे रहे हैं तो एनआईटी वाले को 30 लाख का पैकेज दे देंगे, सेकेंड टीयर वाले को 20 लाख का पैकेज दे देंगे। तो वो कॉलेज डिपेंड करता है कि मतलब आप कौन से कॉलेज में हो, ठीक है। तो इट्स लाइक इंडियन मार्केट इज समथिंग लाइक अ कंपैरिजन बिटवीन अ गुड कॉलेज एंड अ बैड कॉलेज। ये उसी तरह से कुछ डिफाइंड है जैसे आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड। अभी वो चल ही रहा है कि देयर इज आईफोन पे कुछ और प्राइस आ रहा है और एंड्रॉयड पे कम प्राइस आ रहा है। तो आई एम नॉट सेइंग कि iPhones आर ऑब्वियसली बेटर देन एंड्रॉयड, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट येस द कंपैरिजन गोज इन द सेम वे कि IITs एंड नॉर्मल कॉलेज क्या वैल्यू रख रहे हैं इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, वो वही डिफाइन एक्चुअल में कर रहा है कि IIT वाले का पैकेज और एक नॉर्मल कॉलेज से निकला हुआ पैकेज या आईफोन के अंदर जो प्राइस है और एंड्रॉयड में जो प्राइस है, आई थिंक देयर इज़ द सेम डिफरेंस जो वहाँ पे चल रहा है। सो चूज़ वाइजली, आई थिंक करियर को चूज़ करना और उसके बाद में एक सही कॉलेज में एक सही कोर्स को चूज़ करना वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज IIT शायद आपको मिल जाए, लेकिन IIT में आपका मन पसंदीदा कोर्स अगर नहीं मिल रहा है और वही चीज़ आपको उससे IIIT हैदराबाद में आपको वो चीज़ मिल रही है, तो आई थिंक जब वो कंपैरिजंस की बात आती है तो देयर आर अगेन काउंसलर्स लाइक यू हेल्प द स्टूडेंट्स कि कौन सी स्ट्रीम को कहाँ पे चूज़ करना उतना इम्पॉर्टेंट है। सो राइट गाइडेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट दीज नेक्स्ट 2 years, बट द जर्नी बिगिन्स नाउ। आई थिंक 10th से 12th तक की जर्नी, 12th से कॉलेज ख़त्म होने तक की जर्नी और फिर एक सही जगह पे जॉब पहुंचने तक की जर्नी, ये फुल साइकिल जब कंप्लीट होगा तो ज़िंदगी शायद अपने आप बड़ी होने लग जाएगी। जर्नी ज़रूर लंबी होगी लेकिन ज़िंदगी ज़रूर बड़ी होगी। तो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच संदेश सर फॉर योर ग्रेट इनसाइट्स, क्योंकि बच्चे आज की डेट में इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज थे कि उन्हें करना क्या है। पेरेंटल प्रेशर भी है, सोसाइटी प्रेशर भी है और खुद का अपना एक प्रेशर है कि भाई मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। बट इवेंचुअली देयर इज़ वन थिंग दैट दे विल नो फ्रॉम दिस, दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, दिस इज़ द राइट टाइम वेयर यू कैन guide yourself in a best career option and discuss with people that okay मुझे करना क्या है। और on that note thank you so much kids for watching this, and if you have any more questions जो मैं सीधा संदेश सर से ही आपसे पूछ के आपको बताऊंगा, कुछ भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगेन आपके सारे क्वेश्चंस को मैं लेने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू एंड सी यू सून। थैंक यू।